नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। हम इस सीरीज़ के अंदर पीवाईक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हमने पीवाईक्यूज़ का एनालिसिस करके इन क्वेश्चंस को आपके लिए तैयार किया है 8 फरवरी को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का, उसके लिए। और सभी क्वेश्चंस मॉडर्न पैटर्न के ऊपर बेस्ड हैं। जिस तरीके के क्वेश्चन सीटेट के अंदर पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसके बाकी के पार्ट्स भी पहले आ चुके हैं, आप जाकर के वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या जिनको भी इस तरीके के कंटेंट की ज़रूरत है। और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ हिस्ट्री। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बाइलिंगुअल ये वीडियो होने वाली है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगी, आसानी से आप पढ़ सकते हैं और आंसर कर सकते हैं। और हम क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शंस हैं, हिस्ट्री इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन ऑफ सोर्सेज, यानी इतिहास में स्रोतों की व्याख्या शामिल होती है। हिस्टोरिकल अकाउंट्स आर फ्री फ्रॉम बायस, ऐतिहासिक विवरण पक्षपात से मुक्त होते हैं। हिस्ट्री हेल्प्स अंडरस्टैंड कंटिन्यूटी एंड चेंजेस, इतिहास निरंतरता और परिवर्तन को समझने में सहायता करता है। चूज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए एंड बी ओनली, 2 ए एंड सी ओनली, बी एंड सी ओनली, या ए बी और सी। करेक्ट आंसर को चूज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर हम देखते हैं आंसर करेक्ट क्या है। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा, आंसर किया होगा। द करेक्ट आंसर इज 2 ए एंड सी ओनली। ओके, अब देखते हैं करेक्ट आंसर कैसे है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हिस्ट्री इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन ऑफ सोर्सेस। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रिगार्डिंग द नेचर ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास की प्रकृति कैसी होती है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ के हमको क्या पता चल रहा है, हिस्ट्री इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन ऑफ सोर्सेस। बिल्कुल सही बात है, हम इस बात को सभी लोग जानते हैं कि हिस्ट्री के अंदर स्रोत होते हैं, सोर्सेज होते हैं। ओके, और वो उन्हीं को इंटरप्रेट करती है, यानी कि व्याख्या करती है। उसके बाद जो सी वाला है उसमें है, हिस्ट्री हेल्प्स अंडरस्टैंड कंटिन्यूटी एंड चेंजेस। बिल्कुल इस बात को भी हम जानते हैं कि हिस्ट्री हमें किस चीज़ में मदद करती है, कंटिन्यूटी और चेंजेस को देखने में। ओके, लेकिन जो बी स्टेटमेंट जब आप पढ़ेंगे, हिस्ट्री अकाउंट्स आर फ्री फ्रॉम बायस, यानी कि ऐतिहासिक विवरण पक्षपात से मुक्त होते हैं। ये बात हमें बिल्कुल डाउटफुल लगती है, क्योंकि हम जानते हैं हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कई तरीके के थिंकर्स होते हैं। ओके, और वो सभी एक ही टॉपिक पे अपनी अपनी थ्योरीज देते हैं। ओके, और उन सब की थ्योरीज को अलग अलग तरीके से देखा जाता है, उन सभी के अलग अलग विचार होते हैं। सही बात समझ में? तो ये ऑटोमेटिकली हिस्ट्री बायस्ड हो गई है वहाँ पे। तो इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आईवीसी, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी। अब आईवीसी के बारे में जितना भी इतिहास हमको पता है, जितनी भी जानकारी हमको पता है, वो सारी चेंज हो सकती है। कब हो सकती है? क्योंकि यहाँ पे क्या मिली है हमको, मैन्युस्क्रिप्ट मिली है कुछ कुछ, ठीक है, पांडुलिपियाँ मिली है जिन पर लिखा हुआ है, और इनकी स्क्रिप्ट को हम अभी तक डिकोड नहीं कर पाए। जब डिकोड नहीं कर पाए हैं तो इसके स्रोतों से जो हमको जानकारी मिली है वही जानकारी हमारे पास है। और जिस दिन अगर कभी ऐसा हुआ इतिहास भविष्य में कि हम इनके स्रोत को, इनके जो स्क्रिप्ट के ऊपर जो लिखा हुआ है उसको डिकोड कर लिया और हमें वो समझ आ गया कि क्या लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि आईबीसी का इतिहास हमारे लिए पूरी तरीके से चेंज हो जाए। समझ रहे हैं आप इस बात को? क्योंकि हिस्ट्री के अंदर ऐसी चीजें हो सकती है, इसलिए ये इस तरीके की बायसनेस को दिखाता है कि अभी कुछ हो रहा है और बाद में अगर रिजल्ट आगे बढ़ी तो कुछ और रिजल्ट भी हो सकता है। और कंटिन्यूटी और चेंजेस तो हिस्ट्री के अंदर है ही सही। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हम कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के बाद में, अब इस क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद में आपको अपने नोट्स में एक चीज़ इनकॉर्पोरेट कर लेनी है। ये लाइन आप लिख लीजिए कि हिस्ट्री इज नॉट बायस फ्री,
और हिंदी वाले लिख लीजिए, इतिहास पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं होता। इतिहास स्रोतों की व्याख्या करता है और परिवर्तन को समझाता है। ये लाइन आपको इतिहास के बारे में अपने नोट्स के अंदर लिख लेनी है, ताकि बाद में इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिले तो आपको ये लाइन याद रहेगी ना, ये लाइन आपके दिमाग में रहेगी। तो जैसे ही आपके सामने ऑप्शन आएगा इस तरीके का, तो आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा और आप बिल्कुल आंसर कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। ये सवाल थोड़ा इजी है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से सीटेट की डिमांड होती है आप लोगों से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ सोशल साइंस इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। लोकतांत्रिक समाज के अंदर सामाजिक विज्ञान की भूमिका को कौन सा विकल्प दर्शाता है? ऑप्शंस आर प्रोमोटिंग अनक्वेश्चनड एक्सेप्टेंस, यानी कि बिना प्रश्न किए स्वीकार को बढ़ावा देना। डेवलपिंग इन्फॉर्म्ड एंड क्रिटिकल सिटीजन्स, जागरूक और आलोचनात्मक भी नागरिकों का विकास। एम्फेसाइजिंग रोट मेमोराइजेशन, रटने पर बल देना। लिमिटिंग एक्सपोजर टू सोशल इश्यूज, सामाजिक मुद्दों के संपर्क को सीमित करना। वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर कीजिए क्या करेक्ट आंसर होगा, फिर हम देखते हैं। तो आई होप आप लोगों ने आंसर किया होगा। द करेक्ट आंसर इज 2, डेवलपिंग इन्फॉर्म्ड एंड क्रिटिकल सिटीजन्स। देखते हैं अब आंसर कैसे हुआ। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लोकतांत्रिक समाज में सामाजिक विज्ञान की भूमिका को कौन सा विकल्प दर्शाता है। यानी कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर जो सोशल साइंस का जो रोल होता है, वो किस तरीके से, किस स्टेटमेंट से यहाँ पे हमको बेस्ट पता चल रहा है। तो पहला है कि बिना प्रश्न किए स्वीकार को बढ़ावा देना, बिल्कुल नहीं हो सकता है, आप सब जानते हैं। डेवलपिंग इन्फॉर्म्ड एंड क्रिटिकल सिटीजन्स, सिर्फ यही एक स्टेटमेंट है जो वैलिड लग रहा है, क्योंकि रटने पर बल देना बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता। ये सब हम जानते हैं, कॉमन सी बात है। सामाजिक मुद्दों के संपर्क को सीमित करना, यानी कि लिमिटिंग द एक्सपोजर टू सोशल इश्यूज। यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, ये भी इजी होगा एलिमिनेट करना। तो एक हमारे सामने स्टेटमेंट आ जाता है कि डेवलपिंग इन्फॉर्म्ड एंड क्रिटिकल सिटीजन्स। ओके, अब इस स्टेटमेंट से हम क्या सीख सकते हैं, इस क्वेश्चन से हमने क्या एनालाइज किया, उसे हम अपने नोट्स में कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। ये लाइन आप लिख लीजिए कि सीटेट यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, हमें क्या संदेश दे रहा है। सीटेट कहता है कि सीटेट लिंक्स सोशल साइंस विद डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, नॉट मेमोराइजेशन और पैसिव एक्सेप्टेंस। इस लाइन को आप अपने नोट्स के अंदर लिख लीजिए। नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा सुनिए। हिंदी वालों के लिए मैं बता देता हूँ, आप लोग लिखिए सीटेट सामाजिक विज्ञान को लोकतांत्रिक नागरिकता से जोड़ता है। सीटेट सामाजिक विज्ञान को लोकतांत्रिक नागरिकता से जोड़ता है, ना कि बिना प्रश्न किए स्वीकार को बढ़ावा देता है। तो ये लाइन हमने इस क्वेश्चन से सीख ली है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, असर्शन रीजन के ऊपर है। तो पहले पढ़ते हैं इसे। मैप्स आर एसेंशियल टूल्स इन ज्योग्राफी, भूगोल में मानचित्र आवश्यक उपकरण है। रीजन, दे प्रेजेंट स्पेटल रिलेशनशिप्स विजुअली, वे स्थानिक संबंधों को दृश्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। करेक्ट आंसर चुनिए। ए एंड बी, ए एंड आर बोथ आर ट्रू and R is the correct explanation of A. A and R both true, but R is not the correct explanation of A. A true or false, A false or true। कौन सा करेक्ट आंसर होगा, वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर कीजिए जल्दी से, फिर हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके आंसर किया होगा। करेक्ट आंसर इज 1, A and R both true and R is the correct explanation of A। भी हुआ कैसे ये देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है पहला स्टेटमेंट, मैप्स आर एसेंशियल टूल्स इन ज्योग्राफी। बिल्कुल सही बात है, एसेंशियल होते हैं ज्योग्राफी, मैप के बिना क्या ज्योग्राफी। फिर दे प्रेजेंट द स्पैटल रिलेशनशिप विजुअली,
वे स्थानिक संबंधों को दृश्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ओके, सिंपल सी बात है, इजी सा सवाल है। लेकिन यहाँ से हमने सीखा क्या, सीटेट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू हमें यहाँ से पता चलता है, वो चीज़ हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि पीवाईक्यूज का एनालिसिस करना या पीवाईक्यू के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन का एनालिसिस करना हमें यही सिखाता है, यही हमारे लिए जरूरी है। तो ये लाइन आप लिख लीजिए कि मैप्स एक्सप्लेन स्पैटियल रिलेशनशिप विजुअली। ओके, और हिंदी वाली लिख लीजिए, मानचित्र का महत्व है स्थानिक संबंधों को दृश्य के रूप में दिखाना, बस इससे ज्यादा और कुछ मानचित्र का महत्व नहीं है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हमारे सामने आएगा और इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा कि मानचित्र का क्या महत्व है, तो एक क्लियर विचार आपके दिमाग में होना चाहिए। इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि मानचित्र का महत्व है स्थानिक संबंधों को दृश्य के रूप में दिखाना, बस इतना सा महत्व है। ये चीज हमें बस यहाँ से पता लगनी चाहिए, ये चीज हमारे लिए जरूरी है इस क्वेश्चन का एनालिसिस के अंदर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू सिविक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नागरिक शास्त्र के संदर्भ में निम्न प्रश्नों पर विचार कीजिए। पहला है, कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट। संविधान सरकार की शक्ति को सीमित करता है। कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द एस्पायरेशन ऑफ पीपल। संविधान जनता की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। कॉन्स्टिट्यूशन डिस्करेज सिटीजन्स पार्टिसिपेशन। संविधान नागरिक सहभागिता को हतोत्साहित करता है। ऑप्शंस ए एंड बी ओनली, बी एंड सी ओनली, ए एंड सी ओनली, या ए बी और सी। वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए, फिर हम देखते हैं। तो आई होप आप लोगों ने पॉज करके वीडियो को आंसर किया होगा। द करेक्ट आंसर इज ए एंड बी ओनली। तो चलिए देखते हैं हुआ कैसे ये। सवाल क्या पूछ रहा है कि विद रेफरेंस टू सिविक्स, यानी कि नागरिक शास्त्र के संदर्भ में प्रश्न को विचार कर, स्टेटमेंट दिए हुए हैं इन पे विचार करना है, क्या है गई, क्या सही है। कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि संविधान सरकार की शक्ति को सीमित करता है। ओके, सही सी लग रही है बात। कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। संविधान जनता की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है, बिल्कुल बिल्कुल ही सही बात है, हम इस बात को जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डिस्करेज सिटीजन्स पार्टिसिपेशन। संविधान नागरिक सहभागिता को हतोत्साहित करता है। ये तो आप बात हमें बिल्कुल ही गलत लग रही है, इस बात को हम कॉमन सेंस लगा के पता कर सकते हैं। तो जब सी गलत हो गया, सी के बारे में हमें पता है, तो हम देखते हैं फिर ऑप्शंस के अंदर, ए और बी, यहाँ पे सी है तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पे भी सी है ये भी नहीं होगा, यहाँ पे भी हमें सी नजर आ रहा है तो बिल्कुल ये नहीं होगा। ऑप्शन क्या बता हमारे पास, ए एंड बी ओनली, और ये करेक्ट हो जाता है। तो अब यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ पे भी हम एक लाइन नोट करेंगे अपने नोट्स के अंदर, वो ये होगी, संविधान सरकार की शक्तियों को लिमिट करता है और जनता की एस्पिरेशंस को दिखाता है। ओके, और इट नेवर डिस्करेज पार्टिसिपेशन। ये लाइन हम यहाँ पे हमारे काम की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, हिस्ट्री से है ये क्वेश्चन। चलिए जल्दी से सवाल को पढ़ते हैं और फिर आंसर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वैलिड रीजन फॉर यूजिंग मल्टीपल सोर्सेज वाइल टीचिंग हिस्ट्री। इतिहास पढ़ाते समय अनेक स्रोतों का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण क्या है, क्यों किया जाता है। ऑप्शंस आर, टू इनकरेज टू इंक्रीज कंटेंट कवरेज, विषय वस्तु को बढ़ाने के लिए। टू अवॉइड टेक्स्ट बुक डिपेंडेंसी, पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता कम करने के लिए। टू शो दैट हिस्टोरिकल नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड, यह दिखाने के लिए कि ऐतिहासिक ज्ञान निर्मित होता है। टू मेमोराइज फैक्ट एक्यूरेटली, तथ्यों को सही ढंग से याद करने के लिए। किस वजह से करते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर कीजिए। आई होप आप लोगों ने पॉज करके आंसर किया होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है 3, दिस वन, टू शो दैट हिस्टोरिकल नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड, यानी इतिहास के अंदर अनेक स्रोतों का उपयोग क्यों किया जाता है, यह दिखाने के लिए किया जाता है कि ऐतिहासिक ज्ञान निर्मित होता है। द हिस्टोरिकल नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड कैसे होता है, अगेन हम फिर से एग्जांपल लेके समझेंगे इस चीज को।
जैसा कि हमने पहले भी देखा था आईबीसी का एग्जाम्पल, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमको जितनी भी जानकारी है, सिर्फ बिल्कुल वही एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि आईबीसी के अंदर जितनी भी जानकारी है वो किस बेसिस पे है, वहां पे मिले स्रोतों के बेसिस पे, और उनके बेसिस पे जानकारी है तो ये कंस्ट्रक्टेड है। यानी कि जैसे जैसे स्रोत हमने खुदाई करते गए, नीचे जाते गए, जानकारी मिलती गई, हमारी जानकारी बढ़ती गई। ओके। लेकिन कभी ऐसा होगा कि अगर हम वो स्क्रिप्ट जो वहां से मिली है हमको, अगर उसे डिकोड कर पाए तो हमारी जानकारी थोड़ी और आगे बढ़ जाएगी और हो सकता है चेंज भी हो जाएगी। तो क्या कर रहे हैं हम? नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना, निर्मित कर रहे हैं। तो इसीलिए ये लाइन सही हो जाती है कि टू शो दैट हिस्टोरिकल नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड। इसीलिए अलग अलग स्रोतों का उपयोग किया जाता है, और ये प्रूफ करने के लिए, ये प्रूव हो गया, अभी हमने प्रूफ कर दिया एग्जाम्पल के साथ कि हिस्टोरिकल नॉलेज क्या होती है, कंस्ट्रक्टेड होती है। ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने रहता है, तो नंबर 6 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आप इसको समझिए। ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, विच सिचुएशन बेस्ट रिप्रेजेंट ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन। निम्न में से कौन सी स्थिति मानव पर्यावरण अंतःक्रिया को दर्शाती है? ऑप्शंस आर मेमोराइजिंग टाइप्स ऑफ सॉइल्स, मिट्टी के प्रकार याद करना, पीपल मॉडिफाइंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर, कृषि हेतु भूमि में परिवर्तन करना, ड्राइंग मैप्स नीटली, साफ सुथरे मानचित्र बनाना, या फिर लिस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों की सूची बनाना। क्या सही होगा? जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर कीजिए, उसके बाद हम देखते हैं क्या आंसर सही है। तो आई होप आप लोगों ने आंसर किया होगा। द करेक्ट आंसर इज पीपल मॉडिफाइंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर। ओके, देखते हैं ये आंसर किस तरीके से सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। विच सिचुएशन बेस्ट रिप्रेजेंट ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। निम्न में से कौन सी स्थिति मानव पर्यावरण अंतःक्रिया को दर्शाती है? यानी कि एक तरफ है ह्यूमन और एक तरफ है एनवायरनमेंट, एक तरफ है पर्यावरण और एक तरफ है मानव। ठीक है। तो पर्यावरण और मानव के बीच का रिलेशनशिप, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से दर्शा रहा है? मिट्टी के प्रकार को याद करना किसी तरीके का रिलेशन दर्शाता है क्या? नहीं। ड्राइंग मैप नीटली, अच्छे तरीके से मैप बना दोगे तो उससे क्या रिलेशन दर्शाएगा? लिस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स की लिस्ट बनाना, यह भी कोई रिलेशन नहीं दर्शाता है। लेकिन पीपल मॉडिफाइंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि हेतु भूमि में परिवर्तन करना, इसमें बिल्कुल, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर क्या आ गया? लैंड आ गया। इन्वायरमेंट के अंदर लैंड आ गया और ह्यूमन के अंदर क्या आ गया? मॉडिफाई कर रहा है उसको। तो दिस शोज द रिलेशन बिटवीन, इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट। ओके। तो यहाँ से हम कौन सी लाइन अपने नेट नोट्स में लिख सकते हैं? वो ये है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट लाइन ये हो जाती है कि सीटेट फोकस ऑन इंटरेक्शन। सीटेट किस पे फोकस कर रहा है? इंटरेक्शन पे। और ये चीज आपको अलग अलग सब्जेक्ट में देखने को मिलेगी। इंटरेक्शन बिटवीन पीपल, यानी लोगों के बीच में इंटरेक्शन, पॉलिटिकल साइंस के अंदर। इंटरेक्शन बिटवीन इन्वायरमेंट एंड पीपल, ज्योग्राफी के अंदर, जैसा कि हम देख रहे हैं। फिर इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, पेडागोजी में हम पढ़ते हैं टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन, इस चीजों पे फोकस करता है सीटेट। तो जब भी इंटरेक्शन के रूप में सवाल आए ना, अगर किसी सवाल में इंटरेक्शन दिख रहा है ऑप्शंस के अंदर, तो आपको वहां पे इंटरेक्शन को सेलेक्ट करना है, क्योंकि सीटेट इंटरेक्शन पे फोकस करता है। ओके, ये चीज हमें ध्यान रखनी है यहाँ से। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है सिविक्स से, मॉडर्न डेमोक्रेसी से। Which classroom situation reflects constitutional values most effectively? कौन सी कक्षा स्थिति संवैधानिक मूल्यों को सबसे प्रभावी रूप से दर्शाती है? ऑप्शंस आर टीचर डिसाइडिंग ऑल रूल्स, शिक्षक द्वारा सभी नियम का तय करना,
स्टूडेंट क्वेश्चनिंग अनफेयर रूल्स, छात्रों द्वारा अनुचित नियमों पर प्रश्न उठाना, साइलेंस ड्यूरिंग डिस्कशन, चर्चा के समय मौन, या फिर रिवार्डिंग ओबीडियंट ओनली, यानी कि केवल आज्ञाकारिता को पुरस्कृत करना। ऑप्शंस हैं, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर कीजिए, फिर हम देखते हैं। तो आई होप आप लोगों ने आंसर किया होगा। करेक्ट आंसर इज 2, स्टूडेंट क्वेश्चनिंग अनफेयर रूल्स। देखते हैं अब ये कैसे होता है। पूछ रहा है कि क्लासरूम सिचुएशन के अंदर रिफ्लेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज मोस्ट इफेक्टिवली, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज के बारे में क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैल्यू दी गई है वो क्लास के अंदर कैसे इन स्टेटमेंट के अंदर पता चल रही है आपको, बस यहीं पे फोकस करना है। टीचर डिसाइड ऑल रूल्स, ये तो क्या हो गया, डिक्टेटरशिप होगी ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आता, डेमोक्रेसी में नहीं आता। फिर साइलेंस ड्यूरिंग डिस्कशन, कोई डिस्कशन कर रहा है और वहां पे साइलेंस है, तो डिस्कशन कैसा होगा, ओके, ये भी नहीं, ये भी गलत हो जाता है। फिर रिवॉर्डिंग ओबीडियंट ओनली, कि सिर्फ ओबीडियंट बच्चों को रिवॉर्ड किया जाता है, बाकी के बच्चे तो पीछे रह जाएंगे ना, तो ये भी डेमोक्रेटिक नेचर नहीं हुआ क्लासरूम का। बचता क्या है हमारे पास, स्टूडेंट क्वेश्चनिंग अनफेयर रूल्स, अगर कोई रूल गलत है स्टूडेंट उसे क्वेश्चन कर पा रहा है, वो इतनी हिम्मत दिखा पा रहा है, तो ये दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के रूप में वो क्लास चल रही है। ओके, जैसा कि हम करते आए हैं, अब यहाँ पे हमारे लिए क्या लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्या हम सीखते हैं इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन से आप लिख लीजिए अपने नोट्स में, सीटेट लिंक्स कॉन्स्टिट्यूशन विद क्वेश्चनिंग अथॉरिटी नॉट ओबीडियंस, यानी कि सीटेट लिंक करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, किससे लिंक करता है, क्वेश्चनिंग अथॉरिटी, अथॉरिटी को क्वेश्चन करने से लिंक करता है। नॉट ओबीडियंस, यानी कि सिर्फ आज्ञाकारिता को नहीं मानता है, जब अथॉरिटी क्वेश्चन करेगी ना उस चीज से लिंक करता है सीटेट। तो जब भी अथॉरिटी को क्वेश्चन करता हुआ सवाल आपके सामने आएगा, किसी भी ऑप्शंस में ये चीज आपको दिखेगी, तो आप वहां पे आपका माइंड क्लिक करना चाहिए और उस ऑप्शन को आपको टिक करना चाहिए। ये चीज हमने इस क्वेश्चन से सीख ली है और ये लाइन आपको अपने अंदर नोट्स के अंदर लिख लेना है। हिंदी वाले लिख लेंगे कि संविधान, सीटेट संविधान को सवाल करने से जोड़ता है, ना कि चुप रहने से। ओके, दोनों का हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है, पेडागोजी से। ये सीटेट का फेवरेट टॉपिक है, जैसा कि आप जानते हैं पेडागोजी से काफी क्वेश्चंस आते हैं। विच प्रैक्टिस वायलेट्स कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल्स, निम्न में से कौन सी प्रथा रचनावादी सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। ऑप्शंस, कनेक्टिंग लेसन्स विद लर्नर्स एक्सपीरियंस, शिक्षार्थियों के अनुभव से जोड़ना, एनकरेजिंग पीयर डिस्कशन, सहपाठी चर्चा को बढ़ावा देना, टीचिंग टेक्स्ट बुक एज फाइनल अथॉरिटी, पाठ्यक्रम को अंतिम सत्य मानना, या आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस, खुले प्रश्न पूछना। वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग आंसर कीजिए, फिर हम देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। तो आई होप आप लोगों ने पॉज करके आंसर किया होगा। द करेक्ट आंसर इज 3, टीचिंग टेक्स्ट बुक एज फाइनल अथॉरिटी। चलिए देखते हैं ये सही कैसे है, वाई। जैसा कि हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी प्रथा रचनावादी सिद्धांत का उल्लंघन करती है, यानी कि विच प्रैक्टिस वायलेट्स कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल। अब रचनावादी सिद्धांत क्या होते हैं, अगर वो हमें नहीं भी पता है, तो जब हम ऑप्शंस को देखते हैं कि शिक्षार्थियों के अनुभव से जोड़ना, किसी भी लेसन को यानी कि पाठ को शिक्षार्थियों के अनुभव से जोड़ना, ये तो बिल्कुल एक हमें वैलिड बात लगती है। इनकरेजिंग पीयर्स डिस्कशन, ये भी क्लास में हमें वैलिड बात लगती है कि सहपाठियों को बढ़ावा देना। और फिर उसके बाद है आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस, खुले प्रश्न पूछना, ये भी हमें अच्छी बात लगती है कि खुले प्रश्न पूछ रहे हैं, बढ़ावा मिलता है। लेकिन जब हम ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं टीचिंग टेक्स्ट बुक एज फाइनल अथॉरिटी, कि सिर्फ टेक्स्ट बुक ही सब कुछ है, अगर इस तरीके से मान करके टीचर पढ़ाएगा तो वहाँ पे जो नॉलेज है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी स्टूडेंट की। तो इस क्वेश्चन से हम क्या सीखते हैं, हम हमारे नोट्स में क्या लिख सकते हैं,
यहाँ पे हम लिखेंगे, आप लोग ये लाइन लिख लीजिए, कंस्ट्रक्टिविज्म रिजेक्ट्स सिंगल अथॉरिटी। यानी कि रचनावाद में ज्ञान एकमात्र स्रोत से नहीं आता। रचनावाद में ज्ञान एकमात्र स्रोत से नहीं आता। ये लाइन आपको पता होनी चाहिए, तभी इस तरीके के क्वेश्चंस का जब भी आपके सामने आएंगे आप आंसर आसानी से कर पाएंगे। ये लाइन अपने नोट्स में आपको लिख लेनी चाहिए। अगला सवाल हमारे सामने है, व्हाई डज सीटेट एम्फेसाइज इंटीग्रेटिंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स। सीटेट इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र के एकीकरण पर क्यों बल देता है? यानी कि बल देता है, ये लाइन भी आप नोट्स में लिख लीजिए। वो बल देता है, लेकिन क्यों देता है? ऑप्शंस आर, इंक्रीज डिफिकल्टी, कठिनाई को बढ़ाने के लिए, टू प्रेजेंट सोसाइटी एज इंटरकनेक्टेड रियलिटी, समाज को परस्पर जुड़ी वास्तविकता के रूप में दिखाने के हेतु, टू रिड्यूस सब्जेक्ट बाउंड्रीज, विषय सीमाएं समाप्त करने हेतु, टू शॉर्टन एक्सप्लेनेशन, व्याख्या को संक्षिप्त करने लिए। करेक्ट आंसर चूज कीजिए, आंसर कीजिए, फिर हम देखते हैं सही आंसर क्या है। आई होप आप लोगों ने आंसर किया होगा। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा, वो हो जाता है समाज को परस्पर जुड़ी वास्तविकता के रूप में दिखाने हेतु, टू प्रेजेंट सोसाइटी एज इंटरकनेक्टेड रियलिटी। इस वजह से जो सीटेट है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स को एक साथ जोड़ने पर बल देता है, क्योंकि सिविक्स में जो बातें कही गई है, ज्योग्राफी जो हमें सिखाती है, या हिस्ट्री से जो हम सीखते हैं, उन सभी को अगर एक साथ जोड़ दिया जाएगा तो वो दिखाएगा हमें कि समाज में परस्पर जुड़ी वास्तविकता को दिखाने के लिए, क्योंकि समाज में जितनी भी वास्तविकता है, यानी कि जो भी रियलिटी है, वो वास्तव में जुड़ी हुई है, इंटरकनेक्टेड है। ये चीज़ हमें उससे पता चलेगी। तो यहाँ पे हम क्या लाइन लिख सकते हैं कि मॉडर्न सीटेट व्यूज सोसाइटी एज इंटरकनेक्टेड सिस्टम नॉट आइसोलेटेड। यानी कि मॉडर्न सीटेट क्या कर रहा है, सोसाइटी को एक इंटरकनेक्टेड के रूप में देख रहा है, इंटरकनेक्टेड सोसाइटी के रूप में देख रहा है, न कि आइसोलेटेड सोसाइटी के रूप में। यानी कि पूरी सोसाइटी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, न कि आइसोलेटेड है। ओके, तो हिंदी वाली लिख लेंगे, समाज एक संयुक्त व्यवस्था है। ये लाइन इस जगह से हमको पता चलती है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइनल क्वेश्चन आज की वीडियो का। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। मैच द फॉलोइंग का सवाल है एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शंस आर, टीचिंग हिस्ट्री थ्रू मल्टीपल सोर्सेस, फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। और उस तरफ दिया है, नॉलेज इज प्रोविजनल एंड ओपन टू इंटरप्रेट reinterpretation, authority is constitutionally distributed, not concentrated। सत्ता संवैधानिक रूप से वितरित होती है, न कि केंद्रित। Environment both shapes and is shaped by human action। Environment both shapes and is shaped by human action। पर्यावरण मानव क्रिया को प्रभावित करता है और उससे प्रभावित भी होता है। Assessment is part of the learning process, not its end। मूल्यांकन अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है, उसका अंत नहीं। कौन सा ऑप्शन किससे मैच करेंगे? जल्दी से पॉज कीजिए वीडियो को, आंसर कीजिए, फिर हम देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा, आंसर किया होगा। करेक्ट आंसर इज A1, B2, C3 और D4। ये तो है, लेकिन है क्यों? चलिए उस पर चलते हैं, आंसर पे देखते हैं इस सवाल को, और यहाँ से हमको क्या सीखने को मिलता है वो हम नोट कर लेते हैं। आंसर हमें पता चल ही गया है कि ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 और डी का 4। अब है कैसे और क्या हमें सीखने को मिलता है, क्या हम नोट्स में लिख सकते हैं यहाँ से? तो पहले वाले ऑप्शन से लिख सकते हैं हम
टीचिंग हिस्ट्री थ्रू मल्टीपल सोर्सेस, यानी कि हिस्ट्री इज नॉट अबाउट द इंफॉर्मेशन, हिस्ट्री सिर्फ जानकारी के बारे में नहीं है, इट्स शेयरिंग दैट हिस्टोरिकल नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड एंड रिवाइजेबल, यानी कि हिस्ट्री की नॉलेज क्या है, कंस्ट्रक्टेबल है, यानी कि ज्ञान को निर्माण करती है, और ज्ञान स्थायी नहीं होता, रिवाइजेबल होता है। ये हमें पहले वाले ऑप्शन से पता चलता है। सेकंड से भारतीय संदर्भ में संघवाद, कॉन्टेक्स्ट, भारतीय संदर्भ में संघवाद, ये क्या हमें बताता है कि अथॉरिटी इज कॉन्स्टिट्यूशनली डिस्ट्रीब्यूटेड नॉट सेंटर्ड, यानी कि फेडरलिज्म का मतलब नॉट डाइवर्सिटी, सिर्फ डाइवर्सिटी और यूनिटी नहीं होता, फेडरलिज्म का मतलब सिर्फ डाइवर्सिटी और यूनिटी नहीं होता, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी कि शक्तियां, जो सत्ता की शक्तियां हैं वो संवैधानिक रूप से वितरित होती है, केंद्रीकृत नहीं होती। ये हमें फेडरलिज्म सिखाता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी से हम क्या सीखते हैं, ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, पर्यावरण मानव क्रिया को प्रभावित करता है और उससे प्रभावित भी होता है। इन्वायरमेंट बोथ शेप्स एंड शेप्ड बाय ह्यूमन एक्शन, यानी कि जो इंटरेक्शन है वो टू वे प्रोसेस है, इस चीज को हम नोट्स में लिख सकते हैं। इंटरेक्शन इज टू वे प्रोसेस, दोनों तरफ से ये होता है, प्रभावित भी करता है और प्रभावित भी होता है। फिर डी ऑप्शन से क्या सीख सकते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, मूल्यांकन अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है, उसका अंत नहीं है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 10 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ नया यहाँ से सीखने को मिला होगा। क्वेश्चन से किस तरीके से हम नोट्स बना सकते हैं, एनालाइज करके ये चीज़ आपको देखने को मिली होगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, क्योंकि बीच में मैं बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि स्टडी में डिस्टर्ब हो जाए किसी भी तरीके का, आपका फोकस बिगड़े और हम सवाल को समझने में कोई गलती कर दें। इसलिए मैं अभी बोल रहा हूँ कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस भी कीजिए, लाल बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिन भी लोगों को ज़रूरत है ऐसी वीडियोस की, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए। और जल्दी ही मिलते हैं, ऐसी ही कॉन्सेप्ट के साथ वीडियोस आपको मिलती रहेगी, ताकि एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। तो इस वजह से आप चैनल के साथ बने रहिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।